रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। उसने अपनी सगी मां का कत्ल कर दिया, बल्कि अपनी मां की लाश को कमरे के पंखे से लटका दिया, जिनमें से एक का नाम था अरशद पप्पू। यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही नाम रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा नासुर बनने वाला। कराची की एक सड़क पर कुछ लोग जमा थे। रात का वक्त था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में परछाइयां लंबी हो रही थी और माहौल में खेल का शोर था। और इन सब के बीच एक गोल चीज को ठोकर मारी जा रही थी। देखने में मानो फुटबॉल का कोई मैच हो रहा था, लेकिन वह कोई आम फुटबॉल नहीं थी, ना ही कोई रबर या चमड़े की गेंद थी, बल्कि वह एक इंसानी सिर था। एक जीता जागता इंसान जो कुछ घंटे पहले तक सांस ले रहा था, और उसका नाम था अरशद पप्पू। लियारी का एक खूंखार गैंगस्टर, जिसे ठोकर मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पुराने दुश्मन थे, जिनका नाम था उजैर बलोच और बाबा लाडला। यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची की हकीकत थी। वह शहर जिसे रोशनी का शहर कहा जाता था, उसकी गलियां खून से लाल हो चुकी थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जिसमें एक रोल है रहमान डकैत का। आखिर कौन था रहमान डकैत? आज हम आपको बताएंगे उसकी असली कहानी, कराची के वाइल्ड वेस्ट यानी लियारी गैंगवार की पूरी कहानी। लियारी इन दिनों चर्चा में है, वो भी एक फिल्म के चलते। धुरंधर फिल्म का ट्रेलर आया तो पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने लिखा कि धुरंधर फिल्म ने लियारी को एक स्पाई प्लेग्राउंड में बदल दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गोलियों और बम धमाकों की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसे उसके रखवाले ही बेचकर खा गए, जहां फिजिक्स में एमएससी करने वाला एक लड़का डॉन बन गया, जहां एम्बुलेंस ड्राइवरों को पिघलती हुई हड्डियां उठानी पड़ी, और जहां एक टीचर को अपनी जान बचाने के लिए गैंगस्टर के साथ चलना पड़ा। पाकिस्तान का कराची शहर, यहां का एक इलाका है लियारी, जिसे कराची की मां भी कहा जाता है, और शहर का सबसे पुराना हिस्सा। पाकिस्तान के लेखक और एक्टिविस्ट रमजान बलोच ने लियारी की अनकही कहानी नाम से एक किताब लिखी, जो साल 2018 में छपी। वो बताते हैं कि साल 1729 में एक हिंदू व्यापारी भोजोमल ने लियारी शहर की नींव रखी। रमजान कहते हैं कि कराची पहले हिंसा या डर का पर्याय नहीं हुआ करता था, बल्कि अंग्रेजों के आने के बाद यह तरक्की की राह पर चल निकला था। 1843 के बाद अंग्रेजों ने वहां सड़कें, इमारतें, पार्क और प्लेग्राउंड बनवाए। कराची बंदरगाह पर खूब भीड़ रहती थी। इसके अलावा पारसियों और हिंदुओं ने भी यहां खूब सारे निर्माण करवाए। लोग बेहतर होते गए, रोजगार का सिलसिला चला, और आसपास की रियासतों के लोगों ने यहां आना शुरू कर दिया। बंदरगाह का सारा काम बलोच संभालते थे, और इसके अलावा वो सड़कें भी बनाते थे, और ये सभी आते थे लियारी से। इस तरह लियारी एक लेबर कॉलोनी के तौर पर कराची की पहचान बन गया, और फिर वहां लोगों की बसावट बढ़ने लगी। अगर आप 2000 के दशक से थोड़ा पहले यानी फ्लैशबैक में जाएं, तो लियारी की पहचान सिर्फ खून खराबा नहीं थी। वहां एक अलग ही दुनिया बसती थी। गलियों में एक दुकान थी, उस्मान गजल पान हाउस। ये दुकान परवीन नाम की एक टीचर के पिता की थी। यहां का माहौल किसी फिल्म जैसा था। 24 घंटे संगीत बजता रहता था, गजलें हवा में तैरती थी, और सिर्फ गजलें ही नहीं, लोग जमा होते और नाचते थे। परवीन का भाई नईम, जिसकी आवाज बहुत सुरीली थी, उनके लिए गाता था। चाय की चुस्कियां, पान की लाली और संगीत, यही लियारी की रूह थी।
वहां के लोग खेल के दीवाने थे। फुटबॉल और बॉक्सिंग उनका जुनून था। काकरी ग्राउंड वहां का सबसे मशहूर मैदान था। लेकिन इस मैदान और फुटबॉल का रिश्ता सिर्फ खेल का नहीं था। यहां तक कि लियारी को पाकिस्तान का मिनी ब्राजील कहा जाता है। यहां के बच्चे इमरान खान या वसीम नहीं, पेले और रोनाल्डिनो बनने का सपना देखते थे। वर्ल्ड कप के दौरान यहां की छतों पर पाकिस्तान के नहीं बल्कि ब्राजील का झंडा लहराता था। लेकिन धीरे धीरे यह मैदान खेल से ज्यादा सियासी रैलियों और फिर लाशें फेंकने की जगह बन गया। परवीन इसी माहौल में बड़ी हुई। वो एक टीचर थी जो छत पर एक स्ट्रीट स्कूल चलाती थी। उनका मानना था कि अगर लियारी को बचाना है तो बच्चों को पढ़ाना होगा। लेकिन पढ़ाना आसान ना था। गलियों में खतरा मंडराता रहता था। परवीन को स्कूल जाने में डर लगता था। तब उसे एक सहारा मिला। उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नासिर। नासिर कोई आम छात्र नहीं था। वह एक बॉडी बिल्डर था। उसके बाइसेप्स देखकर लगता था कि वह कोई गैंगस्टर है। वह ब्रांडेड टी शर्ट्स की कॉपी पहनता था। उसका सपना बॉक्सर बनने का था। लेकिन वह परवीन की हिफाजत करता था। जब परवीन स्कूल से घर जाती तो नासिर उसके पीछे पीछे चलता था, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह। वह चिल्लाकर रास्तों में खड़े लड़कों को हटाता और बोलता, हट जाओ, बाजी आ रही है। इस लियारी में दहशत और हिंसा के बीच पड़े 1960 के दशक में। कहानी दो भाइयों से शुरू होती है। एक का नाम था शेरल और दूसरे का दादल, जिसे लोग दाद मोहम्मद भी कहते थे। ये दोनों भाई चरस के सौदागर थे। उस जमाने में ड्रग्स का धंधा आज जैसा नहीं था। उस वक्त कराची के अंडरवर्ल्ड पर एक और डॉन का राज था। उसका नाम था काला नाग। काला नाग ड्रग्स का किंग पिन था। लेकिन शेरल और दादल को नंबर 2 बनना मंजूर नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि अगर राज करना है तो राजा को मारना होगा। उन्होंने काला नाग को रास्ते से हटा दिया और सिर्फ हटाया नहीं, लियारी में दहशत का एक नया पैमाना सेट कर दिया। उनका तरीका बेहद खौफनाक था। वे अपने दुश्मन को बीच बाजार में कत्ल करते थे और बात सिर्फ कत्ल पर खत्म नहीं होती थी। वे सिर काट कर उसे चौराहे पर लटका देते थे ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए। यह 1960 और 70 का दशक था। तब AK-47 नहीं थी, चाकू और छुरियों का राज था। वक्त का पहिया घूमा, 1990 का दशक आया और लियारी के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जिसने जुर्म की दुनिया की परिभाषा बदल दी। उसका नाम था इकबाल, जिसे लोग बाबू डकैत कहते थे। आमतौर पर हम गैंगस्टर्स को अनपढ़ या जाहिल समझते हैं, लेकिन बाबू डकैत बिल्कुल अलग था। वो पढ़ा लिखा था। उसके पास फिजिक्स में मास्टर की डिग्री थी। उसके नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले थे। वह इतना शातिर था कि पुलिस की नाक के नीचे से ड्रग्स का धंधा चलाता था। बाबू डकैत की दादल से पुरानी दुश्मनी थी। वही दादल जिसने कभी काला नाग को मारा था। बाबू डकैत ने बदला लिया। उसने दादल के बीच बाजार में काट डाला। एक फिजिक्स वाले ने एक पुराने डॉन का अंत कर दिया। बाबू डकैत का अंत भी बड़ा अजीब हुआ। वह पुलिस की गोली से नहीं मरा। जब CIA ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया तो वह पहले ही पैरालाइज्ड हो चुका था। दादल की मौत के बाद एक खालीपन आ गया। दादल का एक बेटा था जिसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया आगे चलकर रहमान डकैत के नाम से जानने लगी थी। लेकिन उस वक्त रहमान बच्चा था, या यूं कहें कि कच्चा था। उसे एक सहारे की जरूरत थी और वो सहारा बना हाजी लालू। हाजी लालू दादल का पुराना साथी था। दरअसल उसने रहमान को अपनी छत्र छाया में ले लिया। रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का नहीं बल्कि बाप और बेटे जैसा हो गया। हाजी लालू के अपने 7 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था अरशद पप्पू
यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही नाम रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा नासुर बनने वाला है। हाजी लालू ने रहमान को जुर्म की दुनिया के दांवपेच सिखाए। शेर शाह कब्रिस्तान के इलाके में उनका अड्डा था। वहां से ड्रग्स और भत्ताखोरी का धंधा चलता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाप बेटे मिलकर शहर को लूट रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका हो ना हो, चोरों के बीच पैसे का झगड़ा जरूर होता है। 1990 के दशक के बीच की बात है। रहमान डकैत ने एक अमीर व्यापारी को किडनैप किया। फिरौती की रकम मोटी थी, लेकिन हाजी लालू ने एक चाल चली। उसने रहमान से कहा, बेटा इसे छोड़, इज्जत का सवाल है, पैसे मत लो। रहमान, जो लालू को बाप मानता था, उसने हुक्म मान भी लिया। उसने व्यापारी को छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बाद में राज खुला। हाजी लालू ने रहमान की पीठ पीछे एक बड़ा खेल कर दिया था। उसने उस व्यापारी से चुपके से फिरौती वसूल ली और वो रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो रकम थी 1 करोड़ रुपए। जब रहमान को इस धोखे का पता चला, तब वह जेल में था। हाजी लालू ने ही उसे गिरफ्तार करवाया था ताकि वो पैसे ना मांग सके। जेल की सलाखों के पीछे रहमान को समझ आया कि जिसे वह बाप समझता था, वह असल में एक बिजनेस पार्टनर था जिसने उसे ठग लिया। रहमान ने जेल से ही फैसला कर लिया। उसने हाजी लालू से अपनी राहें बिल्कुल अलग कर ली। जो कल तक एक परिवार था, वह अब 2 दुश्मन खेमों में बंट चुका था। एक तरफ हाजी लालू और उसका बेटा अरशद पप्पू, दूसरी तरफ रहमान डकैत। यह सिर्फ एक गैंग का बंटवारा नहीं था, यह कराची की सड़कों पर खून की होली की शुरुआत थी। 1 करोड़ रुपए के लालच ने ल्यारी को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जो अगले कई दशकों तक चलने वाला था। चाकू का जमाना जा चुका था, अब गोलियों की बारी थी। और रहमान डकैत, जो अभी तक सिर्फ एक गुंडा था, अब एक ऐसा मॉन्स्टर बनने जा रहा था जो अपनी सगी मां को भी नहीं बख्शने वाला था। हाजी लालू के 1 करोड़ के धोखे ने रहमान डकैत को एक अलग ही रास्ते पर डाल दिया था। लेकिन पैसा सिर्फ एक चिंगारी थी। रहमान के अंदर जो बारूद भरा था, वह बहुत पहले से सुलग रहा था। एक ऐसा इंसान जिसके लिए खून बहाना उतना ही आसान था जितना सांस लेना। उसने शुरुआत किसी दुश्मन से नहीं की, उसने शुरुआत अपने घर से की, उस रिश्ते से की जिसे दुनिया सबसे पाक मानती है। कहते हैं अपराध की दुनिया में भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन सरदार अब्दुल रहमान बलोच और रहमान डकैत का कोई उसूल नहीं था। उसका जुर्म का सफर महज 13 साल की उम्र में शुरू हो चुका था, जब उसने एक मामूली झगड़े पर अपने पड़ोसी को चाकू घोंप दिया था। लेकिन 1995 में उसने जो किया, उसने ल्यारी के बड़े बड़े गुंडों की रूह कमा दी। रहमान को शक था अपनी ही मां के चरित्र पर। उसे लगता था कि उसकी मां का किसी विरोधी गैंग के मेंबर के साथ चक्कर चल रहा है। शक का इलाज रहमान के पास सिर्फ एक था, और इलाज था मौत। उसने अपनी सगी मां का कष्ट कर दिया और हैवानियत देखी। कत्ल करके लाश को ठिकाने नहीं लगाया, बल्कि अपनी मां की लाश को कमरे के पंखे से लगा दिया। यह वो पल था जब ल्यारी को समझ आ गया कि यह लड़का कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर है। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, यही रहमान डकैत जो मां का कातिल था, बाहर की दुनिया के लिए मसीहा बनने का नाटक करता था। वो ल्यारी का रॉबिन हुड बनना चाहता था। वो लोगों के अस्पताल का बिल भरता था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था, फुटबॉल टूर्नामेंट करवाता था। उसने मुफ्त लंगर खोले। लोग कहते थे डकैत हमारा मसीहा है। एक हाथ से वह लोगों का गला काटता था, तो दूसरे हाथ से उनकी मदद करता था। यह उसकी पावर गेम का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसे पता था कि अगर पब्लिक साथ है तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
रहमान ने लियारी में एक समानांतर सरकार चला रखी थी जहां पर्ची सिस्टम चलता था। अगर आपको अपने घर में एक ईंट लगानी है, राशन की दुकान खोलनी है या स्कूल चलाना है, तो पहले गैंग के ऑफिस से पर्ची कटवानी पड़ती है। यह कोई हफ्ता वसूली नहीं, बल्कि एक तरह का टैक्स था। और सिर्फ ड्रग्स या पर्ची नहीं, लड़ाई पानी की भी थी। कराची में पानी सोने के भाव बिकता था। गैंग्स ने सरकारी पानी की लाइनों पर कब्जा कर लिया था, उन्हें अवैध हाइड्रेंट्स बनाए और लोगों को टैंकरों के जरिए महंगे दामों पर पानी बेचना शुरू कर दिया। जो पानी नल में मुफ्त आना चाहिए था, वह अब गैंग वार के फंडिंग का जरिया बन चुका था। इस तरह रहमान अपनी पावर में इजाफा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मन हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू भी तैयार हो रहा था। रहमान और लालू की दुश्मनी अब रहमान और पप्पू की जंग बन चुकी थी। यह सिर्फ धंधे की लड़ाई नहीं, यह इज्जत और बदले की आग भी थी। अरशद पप्पू ने शुरुआत की, उसने वह लकीर पार की जो अंडरवर्ल्ड में भी कोई पार नहीं करता। वह कब्रिस्तान गया, वहां रहमान के पिता दादल की कब्र थी। पप्पू के आदमियों ने उस कब्र को तोड़ा, उसकी बेअदबी की। यह सीधा संदेश था, हम तुम्हें मिट्टी में भी सुकून से नहीं देंगे। रहमान आग बबूला था, लेकिन अरशद पप्पू रुकने वाला नहीं था। उसने रहमान को चोट पहुंचाने के लिए उसके करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन पप्पू ने रहमान के चाचा को हब चौकी के पास घेर लिया। पप्पू चाहता तो चुपचाप गोली मार सकता था, लेकिन उसे रहमान को तड़पाना था। उसने वहां से रहमान को फोन लगाया। रहमान ने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से पप्पू की आवाज आई, सुन, मेरी बात सुन, मैं तेरे चाचा को मार रहा हूं। और गोलियों की आवाज। और फोन चालू रखकर उसने रहमान के चाचा को गोलियों से फोन दिया। फोन पर अपने चाचा की मौत की आवाज सुनकर रहमान पागल हो गया। बदला लेने का सिलसिला शुरू हुआ। खून के बदले खून। इसी खूनी खेल में एक और किरदार की एंट्री होती है, जो रहमान का एक ट्रांसपोर्टर दोस्त था। नाम था फैजू बलोच। रहमान अपना गैंग चलाने के लिए फैजू से भत्ते के पैसे और मदद लेता था। अरशद पप्पू की नजर इस पर थी। पप्पू ने फैजू को धमकाया और बोला, अब हफ्ता हमें मिलेगा, रहमान को नहीं। फैजू बलोच वफादार था, उसने इनकार कर दिया। अंजाम वही हुआ जो लियारी में होता था। अरशद पप्पू फैजू के अड्डे पर पहुंचा और उसे गोलियों से भून दिया। फैजू बलोच की मौत सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर की मौत नहीं थी, यह उस चिंगारी की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरे कराची को जलाकर राख करने वाली थी। क्योंकि फैजू का एक बेटा था जिसका नाम था उजैर जान बलोच। उजैर उस वक्त जुर्म की दुनिया से कोसों दूर था। वह एक सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था, सीधा साधा आदमी। लेकिन बाप की लाश देखकर उजैर टूट गया। उसने पहले कानून का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाजी लालू के गैंग ने उसे डराया धमकाया और हार कर उजैर ने रहमान डकैत का हाथ थामा। रहमान और उजैर बचपन के दोस्त थे, स्कूल के साथी थे। रहमान ने उजैर को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। रहमान डकैत अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वह एक सियासी मोहरा भी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी था और लियारी का असली राजा रहमान था। सियासतदानों को वोट चाहिए थे और रहमान को सुरक्षा। दोनों का मतलब सध रहा था। यहां पर रहमान का असर और रसूख देखना हो तो 18 अक्टूबर 2007 की तारीख को याद कीजिए। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो निर्वासन काटकर वतन वापस आ रही थी। कराची एयरपोर्ट पर लाखों का हुजूम था। तभी एक जोरदार धमाका होता है। कारसाज बम ब्लास्ट। करीब 140 लोग इस ब्लास्ट में मारे गए। अफरा तफरी मच गई, हर तरफ लाशें।
लेकिन बेनजीर को वहां से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? वहां पाकिस्तानी फौज या कराची पुलिस का कोई आला अफसर नहीं था। बेनजीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्टीयरिंग जिसके हाथ में थी वो था रहमान डकैत। रहमान उस वक्त बेनजीर का सिक्योरिटी ऑफिसर बना हुआ था। उसने बेनजीर को सही सलामत बिलावल हाउस पहुंचाया। सोचिए, एक तरफ पुलिस उसके सिर पर इनाम रख रही थी और दूसरी तरफ वो मुल्क की सबसे बड़ी लीडर का साथी बना बैठा था। उसकी पहुंच और पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर को सवा शेर मिलता है। कराची पुलिस में एक अफसर था एसएसपी चौधरी असलम। उसे जुर्म का खात्मा करने का टास्क मिला। चौधरी असलम को पता था कि रहमान को पकड़ना लोहे के चने चबाना है। लेकिन 2006 में उसे एक मौका मिला। एक सटीक टिप मिली। चौधरी असलम ने अपनी टीम के साथ जाल बिछाया। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में रहमान छिपा बैठा था। एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ और आखिरकार पुलिस ने रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया। यह पुलिस की बहुत बड़ी जीत थी। रहमान सलाखों के पीछे था। पुलिस ने उसकी खूब खातिरदारी की। कहते हैं पुलिस का डंडा पड़ता है तो अच्छों की हेकड़े निकल जाती है। रहमान ने भी रो रो कर अपने सारे गुनाह कबूल किए, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी था। रहमान डकैत सिर्फ ताकतवर नहीं, अमीर भी था, बहुत अमीर। उसने जेल के अंदर ही खेल कर दिया। उसने चौधरी असलम की टीम के कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को खरीदा। रकम थी 5 करोड़ रुपए। जी हां, 5 करोड़ रुपए। पुलिस वालों का ईमान डोल गया। एक सुबह खबर आई कि रहमान डकैत फरार हो गया। वह जेल तोड़कर नहीं भागा, वह इज्जत से मेहमान की तरह थाने से बाहर निकला। यह चौधरी असलम और पूरी कराची पुलिस के मुंह पर एक तमाचा था। रहमान 2 बार जेल से फरार हुआ था। अब चौधरी असलम के लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि इज्जत का सवाल बन गया था। उसने कसम खाई कि अब वह रहमान को गिरफ्तार नहीं करेगा बल्कि उसका काम तमाम करेगा। और यहीं से शुरू हुआ खेल, जिसका अंत एक एनकाउंटर पर होना था। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्टर और एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जिंदगी में तूफान आने वाला है। ये तूफान कैसा था देखिए हमारे अगले इस खास एपिसोड में, और रहमान डकैत का उससे क्या कनेक्शन था